वेलकम टू द ए ग्रेड लर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से नई यूनिट के साथ आए हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, जो कि यूनिट थर्ड है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि हम लोग यूनिट थर्ड अकाउंटेंसी और अकाउंट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिसने भी अभी पिछली वीडियोस नहीं देखी यूनिट टू की, प्लीज आई बटन पे जाकर के प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लें। आइए शुरू करते हैं यूनिट थर्ड से। यूनिट थर्ड में हम लोग अकाउंट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में मैंने आपको पहले भी बताया था कि अकाउंट्स, ठीक है, इकोनॉमिक, इन सारे टर्म्स का यूज जरूर होता है। तो मैं आपको इस वीडियो को पहली चीज मैं आपको बता दूं कि यूनिट थर्ड में जो भी चीजें दी हुई हैं आपको ज्यादा इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है। डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो तो इस चीज को समझ जाएंगे, बट जो टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा कॉमर्स का टर्म या अकाउंट्स का टर्म समझने में दिक्कत हो सकती है। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा बीटेक के स्टूडेंट के बेसिकली जो फाइनल सेमेस्टर में है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म बताऊंगा, प्लीज आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए, अकाउंटिंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, हम लोग अकाउंटिंग का मतलब ही होता है कि जहां पे हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में जानते हैं। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब कि मान लीजिए हमने कोई बिजनेस शुरू किया। ठीक है, हमने बिजनेस शुरू किया तो वहां पे कुछ ट्रांजैक्शंस हो रहे होंगे, कुछ प्रोडक्ट का इनफ्लो हो रहा होगा, कैश फ्लो हो रहा होगा या फंड फ्लो हो रहा होगा। फंड फ्लो मतलब जो भी फंड्स आ रहे होंगे, बजट आ रहे होंगे, उन सारी चीजों का मेंटेनेंस करना होता है अकाउंटिंग में। ट्रांजैक्शन जितने भी हो रहे होंगे हम लोग डेली बेसिस पे, आई होप कि आपको ट्रांजैक्शन का वो समझ रहा होगा कि ट्रांजैक्शन बेसिकली होता क्या है। हम लोग एटीएम से पैसा निकालते हैं तो वो भी एक ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि जहां पे हम लोग पैसे का लेन देन देखते हैं। ठीक है, तो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन AAA ने इसका कुछ डेफिनेशन दिया था, प्रॉपर डेफिनेशन दिया था। क्या बोला था उन्होंने कि अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgment and decision by user of the information। ठीक है, हम लोग मतलब कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं, अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है जहां हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं इकोनॉमिक टर्म को। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इकोनॉमिक टर्म होगा या कोई भी हम लोग जो प्रोडक्ट या लॉन्च कर रहे होंगे या कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा होगा, ठीक है, तो उसमें कुछ ट्रांजैक्शन भी हो रहे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ट्रांजैक्शन हो रहे होंगे, या मैं सैलरी दे रहा हूँगा या कोई मैनेजर है, कोई HR है, वो सैलरी प्रोवाइड करोगे तो वो भी एक टाइप का क्या है, ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल ही बैंकिंग सेक्टर है अकाउंटिंग के लिए, जहां पे कस्टमर क्या करता है, कस्टमर पैसा निकालता है तो वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं। कहां पे, बैंक में रिकॉर्ड हो जाते हैं। आपके पासबुक आप जब निकालते हो तो वहां पे ट्रांजैक्शन वो मेंशन होता है कि आपने इस डेट को ये पैसा किस पर्पज से कितना अमाउंट निकाला था। दो टर्म आते हैं अकाउंटिंग में, आप जानेंगे, डेबिट और क्रेडिट आता है, मैं आगे आपको बता रहा हूं। तो अकाउंटिंग इज अ साइंस एंड आर्ट। अकाउंटिंग एक टाइप का साइंस और आर्ट है, तो मे बी आपको टेक्निकल बैकग्राउंड से जो रिलेट करते हैं उनके लिए पूछेगा जरूर अकाउंटिंग। आपको 2 मार्क्स में पूछ सकता है कि अकाउंटिंग होती क्या है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या होते हैं। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग ये होता है कि जहां पे हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं, डन थ्रू बुक नोन एज जर्नल। हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्या रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका एक तरीका होता है, कोई भी जो फाइनेंशियल टर्म के या कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि जो भी रिकॉर्डिंग की जाती है, जो भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, उसका पहला स्टेप आता है जर्नल बुक। ठीक है, जर्नल बुक ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। जर्नल क्रिएट करना का मतलब होता है कि जहां पे हम लोग ट्रांजैक्शन को, हमारे पास जिससे पैसा आया और कहां गया, डेबिट कहां हुआ और क्रेडिट कहां हुआ, कितना अमाउंट हुआ, ठीक है, वही क्या होता है, जर्नल होता है। जर्नल का मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूं, बहुत ओवरव्यू बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। जर्नल का एक फॉर्मेट होता है, ये देखिए आप, ये जर्नल का एक फॉर्मेट होता है, ये डेट होता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन की डेट दी हुई है कि किस से किस डेट तक होता है, यहां लिखा जाता है पर्टिकुलर। ठीक है,
ये जनरल का फॉर्मेट है, ठीक है। पर्टिकुलर होता है, यहाँ पे होता है डेबिट और यहाँ होता है क्रेडिट, ठीक है। मतलब कि अब मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि हमने बोलता है क्वेश्चन में, ये कॉमर्स के स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझेंगे, कमेंस बिजनेस विद रुपीज 10,000। कमेंस बिजनेस मतलब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट किया, कितने रुपीज से स्टार्ट किया है, ठीक है, 10,000 से स्टार्ट किया। मतलब ये क्या हो गया, एक कैपिटल हो गया है ना, ये कैपिटल ही तो कहते हैं। बिजनेस कोई भी स्टार्ट होता है तो कैपिटल से स्टार्ट होता है, पैसा नहीं बोलते हैं इसको। मतलब ये एक टाइप का फंड ही होता है, लेकिन उसको हम लोग एक टर्म देते हैं, क्या, कैपिटल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो मान लीजिए ये कमेंस बिजनेस है, तो हम यहाँ मेंशन करते हैं, जर्नल में ये चीज मेंशन होती है कि बिजनेस स्टार्ट होता है ना, कि कैश किससे स्टार्ट हुआ है, ये एक टाइप का कैश है, ठीक है। तो कैश से हम लोग लिखते हैं, तो यहां हम लोग लिख देते हैं कि कैश स्टार्टेड बिजनेस विद डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट से शुरू होता है, और यहां हम लोग क्या करते हैं, सारी चीजें अमाउंट मेंशन करते हैं, चाहे 10,000 हो, और यहाँ पे ये ब्लैंक हो जाता है, तो यहाँ पे ये एंट्री हो जाती है इसकी, ठीक है। क्रेडिट हुआ था, डेबिट क्या होता है आपको पता है, जो डेबिट और क्रेडिट जानना। डेबिट और क्रेडिट होता क्या है, डेबिट का मतलब हम लोग पहले, सबसे बड़ा तो एग्जांपल है अकाउंटिंग जो हम लोग करते हैं अपने डेली बेसिस पे, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बट तो वो आप वहां से आप समझ सकते हैं कि डेबिट का मतलब जो पैसा हमारे पास से कट रहा है। जब भी आप पैसा कहीं ट्रांजेक्शन होता होगा तो आपके मोबाइल में मैसेज आता होगा कि डेबिट दिस मच अमाउंट, ठीक है, आपके अकाउंट से इतना पैसा क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। क्रेडिट का मतलब आपके पास कितना पैसा आया है, आपके अकाउंट में कितना क्रेडिट किया गया है। तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टर्म से भी समझिएगा कि आपके अकाउंट से, आपके बिजनेस के टर्म से आप कितना पैसा डेबिट हुआ है, और आपके ही बिजनेस के टर्म में कितना पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो वही होता है डेबिट और क्रेडिट। नेक्स्ट आइए जानते हैं हम लोग क्लासिफाइंग। दूसरा क्या होता है, हम लोग क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट जितने भी कस्टमर होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर एंट्री करते हैं हम लोग, ठीक है। हमने जर्नल में क्या कर रहे थे, जर्नल में एक साथ सबकी एंट्री होती है, ठीक है, धीरे धीरे उसमें सबको एक साथ हम लोग उसमें मेंशन करते हैं। लेकिन उसी जर्नल का हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, उसी जर्नल का हम लोग एक लेजर क्रिएट करते हैं। लेजर क्रिएट करने का ही मतलब होता है सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ रिकॉर्डेड डेटा। हमने जो जर्नल में रिकॉर्ड किया था डेटा, उसको हम लोग अब सिस्टमेटिकली आइडेंटिफाई करेंगे। तो जैसे हमने मान लीजिए हमने कैश अकाउंट की बात की, हम लेजर का मैं आपको बता रहा हूं एक फॉर्मेट, ठीक है। लेजर का फॉर्मेट होता है जहां पे हम लोग जर्नल में हम लोग मान लीजिए कैश का हमने बनाया था, तो मिस्टर ए अकाउंट, ठीक है, मिस्टर ए कोई है, उनका अकाउंट है, तो उसका हमने एक स्टेटमेंट तैयार कर रहा हूं, उनका एक अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है। तो उनका अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, हम लोग लेजर ऐसे क्रिएट करते हैं। देखिए अब मैं फॉर्मेट आपको तैयार बता दे रहा हूं, ठीक है। ये डेट होता है, ठीक है, ये पर्टिकुलर होता है, ठीक है, ये अमाउंट होता है, फिर डेट होता है, पर्टिकुलर होता है, और अमाउंट होता है। अब मान लीजिए किसी मिस्टर ए हैं, ठीक है, उन्होंने पैसा लिया था, जो भी जर्नल में एंट्री इनके नाम की हुई होगी या जो भी ट्रांजैक्शन इनके नाम का होगा, तो इनका एक अलग अलग अकाउंट बनता है, इनका एक अलग अकाउंट बनेगा। या उस जर्नल में मान लीजिए मिस्टर ए भी थे, फिर मिस्टर एक्स भी थे, या किसी बिजनेस का अकाउंट मेंशन किया गया था, या किसी फर्नीचर के बारे में ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड किया गया था, ठीक है। इन सबके लेजर अलग अलग बनते हैं। मिस्टर ए का एक अलग लेजर बनेगा, मिस्टर एक्स का एक अलग लेजर बनेगा। तो मतलब लेजर क्या है, थोड़ा सा एक लेंदी प्रोसेस होता है, तो उसको धीरे धीरे क्या किया गया, इम्प्रोवाइज किया गया। अब तो सारी चीजें डिजिटली हो रही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो रही है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये टर्म यूज किया जाता है। तो मिस्टर ए ने कोई अमाउंट ट्रांसफर किया था, किस डेट को किया था, ठीक है, तो टू किसके अकाउंट में किया था, ये अमाउंट मेंशन होगा।
ठीक है। और या तो कहीं से उन्होंने लिया था तो बाई मतलब कहां से उन्होंने लिया, कहां से निकाला पैसा, तो वो रिकॉर्ड इस साइड मेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लेजर को हम लोग मेंशन करते हैं, ट्रांजैक्शन को इसमें एंट्री करते हैं। तो ये लेजर का फॉर्मेट आप देख लीजिएगा, देख ये दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, समराइजिंग। हम लोगों ने उधर क्या देखा था, रिकॉर्डिंग देखा था, ठीक है, क्लासिफाइंग देखा था। अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, समराइजिंग। समराइज करना है अब हम लोग को, सारी जो भी हमने ट्रांजेक्शन किया था उसको हमने क्या किया था, समराइज किया था। तो समराइज करने के लिए क्या है, ये प्रोसेस इन्वॉल्व ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, हम लोग यहाँ ट्रायल बैलेंस देखते हैं, कुछ ट्रायल देखते हैं, बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, बैलेंस शीट क्या है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्या है। तो मैं आपको एक बैलेंस शीट का भी एक फॉर्मेट आपको बता देता हूं। बैलेंस शीट का मतलब है, देखिए जहां पे हम लोग, देखिए बैलेंस शीट के बारे में हम लोग एक फॉर्मेट आपको मैं बता रहा हूं। सारी चीजें ये फाइनल अकाउंट में क्रिएट की जाती है। फाइनल अकाउंट, पूरा अकाउंट क्रिएट किया जाता है लास्ट में एनुअली। ठीक है, तो उसके बारे में जहां हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट पढ़ते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ते हैं और बैलेंस शीट के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग बैलेंस करते हैं कि कौन सी चीजें किस में आती हैं। इसमें आपको दो टर्म पढ़ते हैं हम लोग, एक होता है एसेट्स और एक होता है लायबिलिटीज। ठीक है, और ये किसके साथ मिलता है, कैपिटल के साथ। ठीक है, एसेट का मतलब क्या हुआ, एसेट का मतलब है हमारे खर्चे। ठीक है, हमने क्या क्या चीजें खर्चा किया है। और लायबिलिटी का मतलब हमारी जरूरत, जो हम किसको भी पेमेंट करने वाले हैं। ठीक है, लायबिलिटी हमारी क्या क्या है, कि हमने जो पैसा किसी से लिया है, हमने किसी से मान लीजिए लोन लिया है, तो उस लोन को हमें चुकाना होगा। ठीक है, तो वो जब मैं लोन चुकाऊंगा तो वो हमारी एक क्या है, एक लायबिलिटी है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला होता है एसेट इक्वल टू एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो आप इस टर्म को याद करिएगा, मैं इसको ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करूंगा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूं बैलेंस शीट का। तो एसेट, कुछ एसेट्स के बारे में बताऊंगा आपको और कुछ लायबिलिटीज, तो दोनों के अलग अलग एंट्रीज होती हैं बैलेंस शीट के अंदर। मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं, एसेट और लायबिलिटी की एंट्री कैसे होती है। ये आपका फॉर्मेट है, यहाँ पे क्या है, अमाउंट, अमाउंट भी लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे लायबिलिटीज आता है, दूसरा आता है एसेट्स, इसका भी अमाउंट होगा। ठीक है, जो हमारी लायबिलिटी होगी उसका भी कुछ अमाउंट यहाँ मेंशन होगा, जो हमारे एसेट्स होंगे उसका भी कुछ अमाउंट यहाँ मेंशन होगा। तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, देखिए लायबिलिटी, कुछ करंट लायबिलिटीज होंगी जो तुरंत के तुरंत हमें देनी है, जो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। ठीक है, करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट, करंट एसेट होगा और कुछ करंट लायबिलिटीज होंगी जो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं और कुछ शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। करंट लायबिलिटी का मतलब कि तुरंत के तुरंत, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए। और लॉन्ग लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का मतलब जो हम लोग एनुअली 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3-4 साल बाद हम लोग जिसको पे करते हैं, जैसे लोन हो गया, ये सारी चीजें ऐसे हमारे एसेट्स या लायबिलिटीज में आती हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं और एसेट्स क्या होते हैं। ठीक है, और डिटेल में इसको मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप जान लीजिए कि बैलेंस शीट में एंट्री, ये आपका फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का। ठीक है, देखिए बैलेंस शीट मैं जैसे आपको बना रहा हूं ये बिल्कुल वैसे ही बनता है। इसमें कोई भी चीजें, अगर आपने रुपीज इस साइड नहीं लिखा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अकाउंट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये एक फॉर्मेट ही उसका सबसे बड़ा की टर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जिस पीरियड से बैलेंस शीट जो क्रिएट कर रहे हैं, फॉर द पीरियड, किस पीरियड से आप, मतलब फाइनेंशियल टर्म क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर्स क्या होते हैं। फाइनेंशियल ईयर ये होता है कि 1 अप्रैल से, अभी अप्रैल में स्टार्ट हुआ होगा ना, आपने सुना होगा, या आपके पापा जो लोग वर्क कर रहे होंगे, ठीक है, वो गवर्नमेंट पॉलिसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे होंगे तो सुना होगा आपने, क्लोजिंग चल रही है, फाइनल सेशन चल रहा है जिसका अभी बजट नहीं आ रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ये फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है,
अब आप सोच रहे होंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च में इसको अपोजिट क्यों लगा? अपोजिट नहीं लिखा है मैंने। 1 अप्रैल मान लीजिए मैं ये 2022 1 अप्रैल और 2023 का 31 मार्च, ठीक है। ईयर आप देखेंगे 2022 के 1 अप्रैल से शुरू हुआ था फाइनेंशियल ईयर और खत्म कब हुआ? 31 मार्च के 2023 में, ठीक है। तो ये आप जानिएगा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। आइए हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि लायबिलिटीज और एसेट्स क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखिए लायबिलिटीज में सैलरीज हो सकती हैं, पेएबल सैलरीज कह सकते हैं, ठीक है। टैक्सेस पेएबल, ठीक है। दूसरा होता है अकाउंट्स पेएबल, ठीक है। एकर्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो होगा वो आपकी लायबिलिटी में आएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं? जैसे मॉर्गेज हो गया, लॉन्ग टर्म में देखिए मैं बता रहा हूं आपको, मॉर्गेज हो गया, ठीक है। आपको पता होगा मॉर्गेज क्या होता है। इक्विटी देखिए, कैपिटल स्टॉक भी होता है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं ज्यादा आपको यहाँ स्पेसिफाई नहीं। देखिए जो एंट्री है वो इसी साइड होंगी, इस साइड नहीं होती हैं। तो लायबिलिटीज ये सारे होते हैं। एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं? करंट एसेट में आपका कैश आ सकता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ सकता है, ठीक है। और इन्वेंट्रीज आ सकते हैं कि क्या क्या चीजें आई थी हमारे पास, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस आ सकता है, प्रीपेड इंश्योरेंस। इसको मैं आपको डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा जो टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं। फिक्स्ड एसेट्स भी कुछ होते हैं, फिक्स्ड एसेट जो फिक्स हैं हमारे लिए। तो वो कौन कौन से फिक्स्ड एसेट हैं? लैंड है, बिल्डिंग है, ठीक है। ये फिक्स होते हैं, ये इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है। लैंड, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, ठीक है। ये सब क्या है? हमारे एसेट्स हैं। तो अब इनके जो अमाउंट होंगे वो हम यहाँ पे क्या करेंगे? मेंशन कर देंगे। तो ये फॉर्मेट आप अगर एग्जाम में आप बना देंगे तो 110% कोई भी इसको काट नहीं सकता अगर बैलेंस शीट पूछा जाएगा। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट, कॉमर्स के बच्चे जानते होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। तो ये आप जान सकते हैं बैलेंस शीट, ठीक। नेक्स्ट आइए हम लोग जानते हैं क्या है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। हम लोग एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। क्या? जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं हम लोग एनालाइज कराते हैं और उसको इंटरप्रेट धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं? उसको एंट्री करते रहते हैं। कम्युनिकेटिंग, हम लोग कम्युनिकेट भी करते हैं, लोगों से बताते हैं। जैसे बैंक में क्या होता है, बैंक वाले लोग आपसे बात करते हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज जो होते हैं वो आपको नई नई पॉलिसीज के बारे में बताते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन आपका हुआ होगा, अगर गलत अमाउंट कट गया होगा या कोई ऐसा फ्रॉड हो रहा होगा आपके अकाउंट के साथ, तो वो भी क्या करते हैं? उसके अंदर कम्युनिकेशन करते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा था, पहले डेबिट और क्रेडिट में बता दिया था, लेकिन आपको एक उसके रूल्स भी बताऊंगा जिसको हम लोग गोल्डन रूल्स कहते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। गोल्डन, इसके बिहाफ पे ही जितनी भी एंट्री अकाउंट्स में होती है सब इसके बेसिस पे होती है, ठीक है। तो दो तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट का मतलब जो पर्सन का अकाउंट होता है, जैसे मैं हूं, ठीक है, तो मेरा अकाउंट क्या है, मेरा कौन सा अकाउंट है, ठीक है। आपका कोई अकाउंट होगा तो वो सब क्या है? पर्सन अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट में क्या होता है? डील विद द टेंजिबल एंड इनटेंजिबल चीजें, जो भी टेंजिबल हो सकती है जिसको हम लोग छू सकते हैं, इनटेंजिबल जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं? गुडविल्स हो सकती हैं। लोगों, किसी कंपनी की गुडविल क्या होती है? एक इनटेंजिबल एसेट्स में आती हैं। टेंजिबल मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारी चीजें आपके रियल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का मतलब जो एक्सपेंसेस आपके हो रहे हैं, लॉस आपका जो हो रहा है, जो आपके पास इनकम हो रहा है, जो आप गेन कर रहे हैं, वो सब क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है, ठीक है। देखिए मैं बता रहा था आपसे, अब नेक्स्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होते हैं पहले हम लोग बारी बारी से जानेंगे, थोड़ा डिटेल में मैं इसको बता रहा हूं तो इसको जरूर जानिएगा। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स डन इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड पोजीशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। जैसे लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, बुक्स, डेट, कैश एंड बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल मतलब जो बिल हम रिसीव कर रहे होंगे, ठीक है। किसी भी आप देखिए ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, ठीक है। लैंड, मशीनरी होती है, ये सब हमारे क्या हो सकते हैं? एसेट्स हैं हमारे,
ठीक है। हमारे ये लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब क्या है, हमारे टेंजिबल और गुडविल हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। अब एसेट्स को डिवाइड किस टाइप में किया गया, मैं आपको बैलेंस शीट में बता रहा था कि वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। करंट एसेट होता है, फिक्स्ड एसेट होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजों में डिवाइड किया जाता है पार्ट्स में जहां पे एंट्री की जाती है। तो डिवीजन ऑफ एसेट्स क्या क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट होता है, ठीक है, जो फिक्स रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। करंट एसेट का मतलब जो अभी मुझे पे करना होता है, ठीक है, वो करंट एसेट होता है, ठीक। दूसरा क्या है, टेंजिबल। तीसरा फिक्सिशियस होता है, इनटेंजिबल होता है और लिक्विड होता है। अब इस सब चीजों के बारे में आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस आप एज एग्जांपल समझिएगा डिवीजन कौन कौन से होते हैं एसेट्स के बारे में। मैं इसके बारे में बाद में वीडियो आपको बनाकर दिखा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए जानते हैं क्या है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि लायबिलिटी वो है जो हमें चुकानी होती है। हमारे ऊपर कोई कर्ज है, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारियां आई हैं, ठीक है, तो वो है क्या, लायबिलिटी। तो अमाउंट विच अ बिजनेस इज लीगली बाउंड टू पे, ठीक है, वो लायबिलिटी वही होती है जो पे करनी ही करनी है, किसी भी हालत में बाउंड होते हैं लोग पे करने के लिए। जैसे रेंट हो गया, ठीक है, किसी का, और लोन हो गया, ये सब चीजें, बैंक का लोन हो गया, ये आपको पे करना ही करना है। एंट्री में आपको करके बताया था, ठीक है। मैं एंट्री एक बार आपको और दिखा देता हूँ। लायबिलिटी आप देख रहे होंगे, सैलरीज है, सैलरी हमें किसी ना किसी की सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी तो पे करनी ही करनी है, ठीक है। टैक्स है, गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं या किसी भी प्रोडक्ट का टैक्स है, उसे आप पे करना ही करना है किसी भी हालत में, ठीक है। मॉर्गेज है, आपने, मॉर्गेज का मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है, ठीक है। जो मॉर्गेज का मतलब होता है कि आपने जो किराए पे या जो भी आपने लैंड या बिल्डिंग आपने किराए पे लिया है, लोन पे लिया है, ठीक है, वही होता है मॉर्गेज, ठीक है। तो वो सब चीजों का पैसा आपको पे करना ही करना है। लायबिलिटीज और क्या बोलता है, डिनोट्स द क्लेम बाय एन आउटसाइडर ऑन द प्रॉपर्टी और ऑफ द बिजनेस। भाई क्लेम तो कर ही सकता है, आप अगर पेमेंट नहीं करोगे उसका तो वो ऑब्वियसली आपकी प्रॉपर्टी पे क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। आपने कुछ गिरवी रखा होगा अपना, आप उससे पैसा लिया होगा आपने, तो वो चीजें, मॉर्गेज का मतलब बेसिकली यही होता है, गिरवी रखना कोई चीज, ठीक है। तो आपने अगर अपनी कोई अमाउंट गिरवी रखा है और आपने उसका टाइम पे पेमेंट नहीं किया है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, वो आउटसाइडर आपके प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकता है। अब देखिए डिवीजन ऑफ लायबिलिटी, जैसे एसेट्स में कुछ डिवीजन किए गए थे, वैसे लायबिलिटीज में होंगे फिक्स्ड लायबिलिटीज सच एज कैपिटल, ठीक है, ये फिक्स्ड है, कैपिटल हमारा जरूरी है, ये हमारी लायबिलिटी पे करनी है। लॉन्ग टर्म, पे आफ्टर लॉन्ग टर्म, जो लंबे समय के लिए पे की जा सकते। करंट मतलब पे नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड मैंने आपको बता दिया, बिल्स पेएबल, ये सब क्या होता है, जो अगले साल तक आपको पे कर ही देना है। कंटीजेंट क्या होता है, दीज लायबिलिटी आर नॉट एक्चुअल लायबिलिटीज बट दे बिकम एक्चुअल। कुछ कंटीजेंट लायबिलिटी वो होती है जो हमारी लायबिलिटी होती नहीं है, बट क्या होता है कि जो हमारी लायबिलिटी पहले से नहीं होती, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से हमारी लायबिलिटी बन ही जाती है, ठीक है। बन ही जाती है का मतलब कि मान लीजिए हमने लोन हुआ कि अब मैं अगले साल तक गाड़ी का लोन पे कर दूंगा, ठीक है, वो हमारी तब तक लायबिलिटी नहीं थी कि हमने पे कर ही देना था, हमारे पास अमाउंट था, हम पे कर देते। लेकिन कुछ ऐसा रीजन आ गया, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए कि हम उस अमाउंट को पे नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमने उससे, जो भी आउटसाइडर है उससे हमने बोला कि हमें इतने साल का इतने टाइम दे दीजिए कि मैं उसको पे कर दूं, तो वो हमारी एक्चुअल लायबिलिटी बन गई। अब मुझे उसको पे करना ही करना है किसी भी हालत में। उसके लिए हमने अपनी कुछ चीजें उसके सामने रख दी हैं, अपनी कंडीशंस बता दी हैं। आई होप कि आपको एसेट और लायबिलिटीज के बारे में समझ में आ गया होगा। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, मीन बाय प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल स्टेप्स, मतलब क्या जरूरत है प्रोडक्शन प्लानिंग की, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे और क्या क्या स्टेप्स होते हैं। आइए थोड़ा हम लोग जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था AKTU के एग्जाम में, इसीलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। इट कंप्राइजेज द प्लानिंग, रूटिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग एंड follow up function in the production process so organized that movement of material performance। मतलब प्रोडक्शन प्लानिंग, कोई भी हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन का मतलब क्या, मैंने जो आपको मैगी का एग्जांपल दिया था
वो मैगी के एग्जांपल में क्या था कि उसका हमने प्रोडक्शन लार्ज टर्म पे किया है, ठीक है। तो उस प्रोडक्शन को करने के लिए हमें समझना होगा, उसको प्लान करना होगा कि हम लोग किस स्टेप बाय स्टेप्स प्रोसीजर से जाएं और उसको हम लोग मार्केट में लॉन्च करेंगे और उस हिसाब से प्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे। तो प्लानिंग करते हैं, रूटिंग करते हैं, शेड्यूल करते हैं, टाइम भी तो शेड्यूल करेंगे। फिर डिस्पैच करना, कि डिस्पैच का मतलब आपको पता होगा कि हमने ये जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया है अब उसको हमको मार्केट तक ले जाना है, दूसरे तक पहुंचाना है, वो डिस्पैच का काम होता है, ठीक है। और फॉलो अप फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी एंटरप्रेन्योर्स के लिए फॉलो अप जरूरी है। फॉलो अप का मतलब क्या होता है? फीडबैक लेना। आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, अगर आपको उसका फीडबैक नहीं मिलेगा कस्टमर से, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या ड्रॉबैक्स आ रहे हैं? तो फॉलो अप फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कुछ स्टेप्स देख लेते हैं, इसके स्टेप्स क्या क्या हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के दो टाइप के होते हैं, प्लानिंग होता है, कंट्रोल होता है, ठीक है। पहला क्या करते हैं? प्लान योर वर्क, हम लोग वर्क को अपने प्लान करते हैं। कंट्रोल का मतलब वर्क योर प्लान, ठीक है। हम लोग चेंज करते हैं, उस कंट्रोल करते हैं जो भी आपने वर्क किया है, ठीक है, उस वर्क को आप किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसके अंदर प्लानिंग के अंदर क्या क्या होता है? देखिए, रूटिंग होता है, शेड्यूलिंग होता है और लोडिंग होता है। और कंट्रोल के अंदर क्या आता है? डिस्पैचिंग, एक्सपेंडिचर और करेक्टिव एक्शंस। हम लोग सही एक्शन कंट्रोल करने के लिए क्या हमने सही एक्शन परफॉर्म किए हैं। तो ये देखिए मैंने नंबरिंग करी है, तो यही स्टेप्स हैं। मैंने बोला था पीछे स्टेप्स क्या क्या हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के, ठीक है। तो यही स्टेप्स हैं। पहला क्या है? रूटिंग करते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं, लोडिंग करते हैं, डिस्पैचिंग करते हैं, फिर उसका एक्सपेंडिचर देखते हैं और करेक्ट एक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्या मेन फीचर्स ऑफ वेरियस फाइनेंशियल रिपोर्ट। फाइनेंशियल जो रिपोर्ट हम क्रिएट करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट आप समझ रहे होंगे। फाइनेंशियल रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि हमने एक साल बाद, जैसे जो फाइनेंशियल टर्म है उसके हिसाब से हमने क्या रिपोर्ट तैयार करी है। तो टू नो फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछ सकता है एग्जाम में, ये हमेशा पूछा जाता है, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो चाहे साइंस साइड के स्टूडेंट हो, ठीक है। हम फाइनेंशियल रिपोर्ट इसीलिए तैयार करते हैं कि हमें ऑर्गेनाइजेशन की क्या जाननी होती है, कंडीशन जाननी होती है। या हम एक ऑर्गेनाइजेशन है तो हमें अपने पर्टिकुलर बिजनेस की कंडीशन जाननी है कि हमारे बिजनेस कितने ग्रो किया है, कितना लॉस किया है। फाइनेंशियल साउंडनेस पता चलती है, इफेक्टिव ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब हमें कितना रिटर्न मिला है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर जानते हैं। आई होप कि आपको यूनिट 3 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और पिछले यूनिट 2 और यूनिट 1 को आप ध्यान से देखिएगा, तब आपको और अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जो भी आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया होगा, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।